तो बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि विदित है कि अगस्त माह में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग द्वारा टीजीटी और पीजीटी सारी शिक्षा विषय की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। उसी के दृष्टिकोण रखते हुए मैंने ऐसा एक प्लान किया है कि 10 मॉडल पेपर बनाऊंगा। प्रत्येक मॉडल पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और उनके ऑप्शन होंगे। प्रश्न इस तरह से बनाए गए हैं कि एक प्रश्न के साथ उससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो जब आप अभी जूम मीटिंग में हैं तो हाथ में पेपर और पेन रखें। पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा और उसके ऑप्शन आएंगे। तो आपको प्रयास करना है जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं और ऑप्शन पढ़ूं तो आपको भी एक कोई करेक्ट आंसर अपने पेपर पर लिख लेना है। उसके बाद मैं उसका राइट आंसर भी बताऊंगा और उससे संबंधित यदि कोई और सूचनाएं होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि 50 प्रश्नों के साथ साथ लगभग 100 प्रश्न आपके तैयार हो जाए। और क्योंकि ये प्रश्न और इस परीक्षा में जो है केवल उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थी ही, उत्तर भारत के ज्यादातर परीक्षार्थी बैठ सकते हैं, सभी को अलाउ होता है और बैठते हैं। तो इस वीडियो को उसके बाद में फिर अधिकांश लोगों को शेयर भी करना ताकि अधिक से अधिक बच्चों को उसका लाभ मिल सके। तो आप तैयार है और हम शुरू करते हैं आज के इसमें। इस वाले पेपर में मैंने 5 विषयों को कवर किया है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जो कि पीजीटी का भी है और पीजीटी में भी आता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, एनाटॉमी, इन 4 विषयों के लेकर के ये क्वेश्चन तैयार करते हैं आपके लिए। पेपर होगा के बाद मैं आपको करता रहूंगा। प्रश्न पढ़ूंगा, उसका उत्तर और उसके बाद में मैं उत्तर भी साथ साथ देते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 5 इयर्स, यानी कि उसकी मेंटल एज क्या है, 5 साल है। क्रोनिकल एज इज 4 इयर्स, यानी कि वास्तविक जो आयु है वो 4 साल है। दैट देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ चाइल्ड, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट क्या होगा इस बच्चे का। ऑप्शन आर 125, 80, 120 और 100, ये ऑप्शन है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आईक्यू का फार्मूला होना चाहिए। तो आईक्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज इनटू 100। इस प्रकार द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ए, यानी 125। क्योंकि फार्मूला है, इसे देख लें। जो इंटेलिजेंट एज है यानी मेंटल एज है उसको किससे भाग देते हैं, एक्चुअल एज से। क्रोनिकल एज इज आल्सो नोन एज एक्चुअल एज एंड मल्टीप्लाई बाय 100। therefore 5 divided by 4 into 100 is equal to 125। so the correct answer is option A। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। क्वेश्चन 2 होते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो क्योंकि हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं वुडवर्ड, क्लैर्क, सिंगर और नन ऑफ दीज। हो सकता है कि जी वुडवर्ड को लिखा हो, भाई स्पीकर ऑफ रखे बच्चों, तो वुडवर्ड लिखा हो। लेकिन अगर देखा जाए डीप स्टडी करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्यों है डी, कि फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कॉलमन ग्रिफिथ, ये इंडियाना यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट थे 1998 से। और इन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा रिसर्च तो की। he was the first person who established the sports psychology lab in 1925 at Indiana University। इसीलिए इनको फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन में अगर इनका ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन हो जाएगा, अदरवाइज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3, who says, किसने कहा या किसने परिभाषित दी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, मनोविज्ञान मानव की प्रवृत्ति का अध्ययन। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ऑप्शन क्या है, विलियम जेम्स, माइकल थॉमस, वुडवर्ड और ईजी बॉरिंग। ईजी बॉरिंग यूएसए के साइकोलॉजिस्ट है। इसमें भी आपको देखेंगे तो वुडवर्ड को कोशिश हो रहेगी। करेक्ट आंसर वुडवर्ड है। वुडवर्ड में डायरेक्टली ये हो सकता है किसी पुस्तक में इस प्रकार की डेफिनेशन वुडवर्ड को रेफरेंस देते हुए लिखी है। कारण क्या है कि वुडवर्ड ने डेफिनेशन में लिखा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की
that it is the science of activities of an individual, यानी व्यक्तिगत की जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां रेफर टू द नेचर। इसलिए हमने क्या किया कि द करेक्ट आंसर इज सी। यदि हम इसमें देखते विलियम जेम्स है जो फर्स्ट ऑप्शन दिया, उन्होंने क्या है कॉन्शियसनेस पे ज्यादा ध्यान दिया, बहुत ही ओल्ड है उसमें, अर्ली जब इसको सॉल्व माना जाता था तो विलियम जेम्स ने इसको कॉन्शियसनेस पे फोकस किया। विलियम मैकडूगल ने परिभाषित किया कि साइंस ऑफ बिहेवियर, तो इसीलिए हमने क्या किया, देयरफॉर द नियरली करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन सी इज वुडवर्ड। अदरवाइज वुडवर्ड ने भी डायरेक्टली ये डेफिनेशन नहीं लिखी, तो समझना है उस डेफिनेशन में एक शब्द को परिवर्तित कर जाता है, so the correct answer number 2 woodwork. Question number 4. Which one is not intellectual development? Intellectual development का कौन सा नहीं है? टॉलरेंस, थिंकिंग और करो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करनी बिल्कुल भी। हाँ, स्पीकर ऑफ। क्रिएटिविटी क्या है? इंटेलेक्चुअल से संबंधित चीज है, थिंकिंग भी और इमेजिनेशन भी। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज टॉलरेंस, यानी सहनशीलता। ये क्या है? इमोशन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक अस्ट्रक्चर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल? ऑप्शन क्या है? बॉडी वेट, टाइम, स्कोर ऑफ द बास्केटबॉल गेम, नन ऑफ दीज। तो वेरिएबल टू टाइप्स होती है, डिसकंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस। तो यहाँ पर डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल पूछा है कि कौन सा है, तो हमें किसी एक को देखना है, बाकी इसका मतलब रेस्ट तो क्या होंगे, वो कंटीन्यूअस वेरिएबल हो जाएंगे। तो कंटीन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो फिजिकल चीजें हैं, चाहे वो लेंथ हो, हाइट हो, बॉडी वेट हो, कैलोरी हो, टाइम हो, ये सारे के सारे क्या है? कंटीन्यूअस वेरिएबल है। जो अनप्रडिक्टेबल होता है, जैसे स्कोर ऑफ एनी गेम, चाहे वो क्रिकेट का, बास्केटबॉल का, कबड्डी का, या स्कोर ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस ऑन ए टेस्ट, एक बार आप जो है स्टैंडिंग रोड जब कुछ कूद रहे हैं और एक बार कुछ कूद रहे हैं, तो वो सब क्या वेरिएबल्स हैं? डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज सी, यानी से। क्वेश्चन नंबर 6, उपचम वसा जमा का प्रत्यक्ष माप किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट डिपॉजिट इज डन बाय। ये आपको रिमेंबर करना है कि सबक्यूटेनियस फैट का मेजरमेंट किससे किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन डी है, स्किन फोल्ड कैलिपर, हार्वर्ड इंस्ट्रूमेंट, दोनों या कोई नहीं। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है? स्किन फोल्ड कैलिपर। स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा हम क्या है? फैट को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ह्यूमरस एंड रेडियस आर कनेक्टेड बाय। दो अस्थियां हैं हाथ की, ह्यूमरस और रेडियस, ये किससे जुड़ी होती हैं? ऑप्शन आर लिगामेंट, टेंडेन, फासिया एंड मसल्स। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि मसल्स क्या है? खुद हड्डियों से जुड़ी होती है, तो ये तो हड्डियों को जोड़ करके नहीं रख सकते। तो क्योंकि हड्डियां जोड़ी कहाँ किस स्थान पे जाती हैं? जहाँ जॉइंट बनता है, और जॉइंट पर क्या पाए जाते हैं? लिगामेंट। सो द क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज ए, लिगामेंट। टेंडेन क्या होता है? मसल्स का पार्ट है, जो जहाँ पर मसल जब बोन से जुड़ती है तो वो हार्डनिंग हो जाता है सर्कुलेमा लेयर, और उसको टेंडेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक मोटिवेटर? यानी आंतरिक अंतः प्रेरणा वाला कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? पे यानी कि तनख्वाह, प्रमोशन यानी कि उसका तरक्की हो जाना, फीडबैक, और इंटरेस्ट ऑफ प्ले। तो अगर आप देखा जाए तो पे क्या है? वही है, दूसरे द्वारा दिया जा रहा है, हमारी कंपनी है सरकार के द्वारा, प्रमोशन है कंपनी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, फीडबैक किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा। तो ये सारे क्या है? एक्सपेंसिव मोटिवेटर है। इंट्रिंसिक कौन सा है? इंटरेस्ट ऑफ द प्ले। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, ए कॉमन कॉज of heel pain in walker or runner is tendinitis in the। अब टेंडिनाइटिस जो है हील में पेन है,
तो हील में जो टेंडेन पाया जाता है उसमें अगर पेन होता है तो उसको टेंडेन के नाम से टेंडेनाइटिस कहते हैं। तो पेटेलर टेंडेन कहाँ पाया जाता है? पटेला में। तो पटेला तो कहाँ होती है? घुटने में होती है। बाइसेप्स कहाँ है? ऊपर हाथ की बात है, एचएलएस टेंडेन। तो द करेक्ट आंसर इज सी, एचएलएस टेंडेन। क्वेश्चन नंबर 10, when was the first term first aid used in फर्स्ट टाइम कब यूज की गई? इसका करेक्ट आंसर आपके सामने आ गया है। तो क्या हुआ कि फर्स्ट एड जो टर्म्स है फर्स्ट टाइम, वो 19वीं शताब्दी में इस्तेमाल की गई थी, 19th सेंचुरी में। अब 19th सेंचुरी में तो आई तो 20th सेंचुरी वाले दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। तो 19th सेंचुरी में 1879 में जॉन एम्बुलेंस इस्तेमाल हुई थी, इन्वेंटेड हुई थी, और उन्होंने फर्स्ट टाइम यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट एड शब्द का इस्तेमाल किया था घायलों को उसी स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में वसा की माप के लिए कितने स्किन फोल्ड टेस्ट लिए जाते हैं? पहले भी पूर्व में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई फैट को जो डायरेक्ट मेजरमेंट है वो किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर से किया जाता है। तो ये कितने स्किन फोल्ड टेस्ट लिए जाते हैं ताकि उसकी वो जो सेमेटोटाइप है उसका पता लग सके? ऑप्शन है 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3 यानी 4। 4 टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहला बाइसेप से, दूसरा ट्राइसेप स्किन फोल्ड, थर्ड ईलियक क्रस्ट स्किन फोल्ड और फोर्थ एब्डोमिनल स्किन फोल्ड। 4 टेस्ट लिए जाते हैं उसका फैट का माप करने के लिए कि ये फैटी है या नॉन फैटी है। क्वेश्चन नंबर 12, बीटा ब्लॉकर ड्रग मोस्टली यूज्ड बाय जिम्नास्ट। ऑप्शन है स्विमर, बास्केटबॉल प्लेयर और शूटर। तो हमें बीटा ब्लॉकर को देखना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी शूटर के द्वारा बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि बीटा ब्लॉकर नोन है बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बीटा ब्लॉकर आल्सो नोन एज बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट विच ब्लॉक न्यूरोट्रांसमीटर B1, B2 एंड B3। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर B1 है वो कहाँ पाया जाता है? हार्ट और किडनीज में। तो इनको ब्लॉक करेंगे, इनको स्लो डाउन करेंगे। बीटा B2 कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन लंग्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, लीवर और स्केलेटल मसल्स में। तो यहाँ भी क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर की जो क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगी, स्लो डाउन होगा। एंड B3 कहाँ पाया जाता है? फैट सेल। तो इसका मतलब सारी जगह जब न्यूरोट्रांसमीटर की ये प्रक्रियाएं ब्लॉक हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी, तो क्या होगा? काम डाउन आएगा। काम डाउन आएगा तो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए शूटर बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एनाबॉलिक स्टेरॉयड इफेक्ट डायरेक्टली। एनाबॉलिक स्टेरॉयड भी डोपिंग का प्रकार है, दवा है, ली जाती है। तो वो किसको इफेक्ट करती है, क्यों उसे लेते हैं? ऑप्शन हमने दिए लंग्स, मसल्स, हार्ट एंड ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मसल। क्यों? क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉयड मसल्स को बनाने के काम आते हैं। और किस प्रकार से यूज करते हैं? ओरली, इंजेक्ट और जेल ऑन स्किन। आपको लगता हो कि टेबलेट या इंजेक्ट के रूप में लिया जाता है, जेल ऑन स्किन भी होता है, स्किन पे जेल लगाते हैं जिस मसल को इंप्रूव करता है। तो जेल के रूप में भी एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। Question number 14. During adolescence, the behavior of a person is influenced by। adolescence का मतलब किशोरावस्था। और किशोरावस्था के दौरान उस व्यक्ति का, उस बच्चे का व्यवहार किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? ऑप्शन है फैमिली, परिवार से, परिवार में रहता है, पीयर ग्रुप, मित्र मंडली, स्कूल और सोसाइटी। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, पीयर ग्रुप। क्योंकि किशोरावस्था वो काल है जिसे गैंग एज भी कहते हैं, जिसे झंझावतों की एज भी कहते हैं। इसमें वो अपने मित्र मंडली की मानता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज बी। क्वेश्चन नंबर 15, फेफड़ों की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है? लंग कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन है गीला स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, प्री स्पायरोमीटर, सर्कमफ्रेंस मीटर, बोथ और नॉट।
सो वी हैव टू रिमेम्बर दिस कि जो भी लंग्स कैपेसिटी है, चाहे वो VO2 हो, मैक्स हो, या इनहेल कैपेसिटी हो, रेजिडुअल वैल्यूम्स हो, वे सारी की सारी वेट स्पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी 1। क्वेश्चन नंबर 16, कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया, टू लिटिल ऑक्सीजन गेट टू द, यानी हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है और वो कब आती है कि किसी एक इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो ऑप्शन क्या है, टिश्यू, ब्रेन सेल, लंग्स और हार्ट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसे ऑक्सीजन कम पहुंचे तो हाइपोक्सिया कंडीशन पहुंच जाती है। करेक्ट आंसर क्या है, ए टिश्यू। कुछ लोग हो गया ब्रेन सेल में, टिश्यू को है क्योंकि हैविंग लो O2 लेवल इन योर ब्लड, यदि रक्त में यानी कि हार्ट में, इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया है वो, हाइपोक्सिया क्या है, ब्लड में O2 लेवल कम हो गया। हैविंग लो O2 लेवल इन योर टिश्यूज इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। और एनोक्सिया क्या है, मीन कंप्लीट लैक ऑफ ब्लड ऑक्सीजन, रक्त की ऑक्सीजन बिल्कुल समाप्त होगी, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे माउंटेनियरिंग में ये स्थिति आ सकती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज ए टिश्यू। Question number 17. The training cycle which has normal duration of 3 to 6 weeks is called 3 to 6 weeks. तो ऑप्शन दिया मैक्रो साइकिल, माइक्रो साइकिल और मीजो साइकिल। तीन प्रकार की साइकिल होती है जब पीरियोडाइजेशन करते हैं उसमें। तो इनमें 3 से 6 सप्ताह वाली, उसका करेक्ट आंसर क्या है, मीजो साइकिल। यदि 1 सप्ताह से 10 दिन तक किया है तो क्या है, माइक्रो साइकिल। यदि 3-4 महीने से लेकर के 1 साल तक आए तो मैक्रोसाइकिल कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज मीजोसाइकिल, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड, स्ट्रेंथ और स्पीड का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन 1 एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इसको कहते हैं। इसका विषय है स्पीड और स्ट्रेंथ का। क्वेश्चन नंबर 19, जब पाचक विसरा शरीर की अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाता है तो शरीर की संरचना होती है। व्हेन द डाइजेस्टिव विशेषता डोमिनेट द इकोनॉमी ऑफ द बॉडी कंपोजिशन इज, बॉडी कंपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। यदि डाइजेस्टिव विशेषता यानी कि पाचन का अधिक खाता है कोई व्यक्ति, तो कौन से प्रकार की इसकी पर्सनैलिटी होगी। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंडोमॉर्फ। और अगर मस्कुलर और मसल्स और मसल स्केलेटल डोमिनेट है तो कौन से वाली प्रकार की होगी, मीजोमॉर्फ यानी मस्कुलर बॉडी होगी। और अगर थिक और थिन है तो इसका मतलब वो एक्टोमॉर्फ पर्सनैलिटी है। Question number 20. The therapeutic exercise also called, option are medical gymnastic, rhythmic gymnastic, mental gymnastic, German gymnastic. So the correct answer of this question is medical gymnastic. Why? Medical gymnastic is a therapeutic treatment by systematic exercise of the organ forming the motor apparatus of the body. जर्मन में शुरू हुई थी तो उसको चिकित्सीय रूप में इस्तेमाल किया जाता है शुरुआती दौर में, इसलिए इसे मेडिकल जिम्नास्टिक के नाम से भी जाना जाता है, थेरापेटिक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा विकासात्मक सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार का अवलोकन में अनुकरण करके सीखते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के द्वारा। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि द थ्योरी वाज बेस्ड ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो थ्योरी है, ऑप्शन डी क्लासिकल थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डे यानी डी, सोशल लर्निंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 22, इफेक्ट ऑफ ड्यूरेटिक्स इन पर्सन्स बॉडी। जो ड्यूरेटिक्स है ये डोपिंग का प्रकार है, खिलाड़ी इसे लेते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, क्यों उसको लेते हैं। ऑप्शन डी है कॉज वेट गेन यानी ये वजन बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज ऑफ आउटपुट ऑफ यूरिन, यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। इंक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन एंड इंक्रीज मसल फाइबर। तो यदि आप देखें इंक्रीज मसल फाइबर या वेट गेन क्या करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड करते हैं। तो ड्यूरेटिक का इस्तेमाल क्या करते हैं,
ड्यूरेटिक, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, इंक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा जो बॉडी वेट कैटेगरी वाले स्पोर्ट्स हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कभी कभी वजन को कम करने के लिए। इसीलिए ड्यूरेटिक इज आल्सो कॉल्ड वाटर पिल्स, पानी को निकालते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? हेल्प टू किडनी रिलीज मोर सोडियम इनटू योर यूरिन, मोस्टली यूज्ड बाय द स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो अगर इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ड्यूरेटिक इसलिए किसके जाते हैं? आउटपुट ऑफ यूरिन बढ़ाते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली क्या है, वजन करते हैं। और क्योंकि वो आउटपुट ऑफ यूरिन बढ़ाते हैं इसलिए इनको वाटर पिल्स भी कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, लंबर लॉर्डोसिस। लंबर रीजन कौन सा हुआ? थोरेसिक रीजन मतलब छाती वाला, लंबर रीजन मींस पेट वाला हिस्सा, हुक के रूप में भी जाना जाता है। लंबर लॉर्डोसिस इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन आर हॉलो बैक, फ्लैट बैक, बोथ और नॉन। तो लॉर्डोसिस क्या है कि जो हमारा कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पीठ खोखली हो जाएगी और पेट आगे की ओर निकल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24, इन ह्यूमन बॉडी एड्रिनल ग्लैंड आर, एड्रिनल ग्लैंड होती हैं कितनी है संख्या में? 3 नंबर, 4 इन नंबर, 2 इन नंबर और नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। अब ये एड्रिनल ग्लैंड होती कहाँ स्थित है? ह्यूमन बॉडी हैज 2 एड्रिनल ग्लैंड्स एंड 1 सिट ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी। 2 किडनी पाई जाती हैं और उन किडनी के ऊपरी हिस्से पर एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 25, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड बाय, यानी जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ऑप्शन डी है हमारे, ऑप्शन 1 पिट्यूटरी ग्लैंड, adrenal gland, thyroid gland, and parathyroid gland. So the correct answer of this question is 1, pituitary gland. लेकिन आपको ध्यान देना है कि EDH क्वेश्चन में जैसे पूछेगा रिलीज, EDH is a substance produced naturally in an area of the brain called hypothalamus. हाइपोथैलेमस बनता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब ये क्या होता है, देन इट इज रिस्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एट द बेस ऑफ ब्रेन। कहाँ स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद छोड़ा जाता है किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। इट टेल योर किडनी हाउ मच वाटर टू कंज्यूम। जब ये छोड़ते हैं तो किडनी का पानी का यानी कि यूरिन का आउटपुट प्रभावित होता है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन 1, किशोरावस्था। व्हाट ऑप्शन happen between teens and parents, किशोर के और उनके माता पिता के बीच में सामान्यतः क्या होता है? किशोर अवस्था है उसके दौरान क्या होता है? नंबर ऑप्शन है ए, वे परिवार के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि पेरेंट्स और बच्चे में क्या है कि जो परिवार के सोर्सेज है उनके लिए कंपटीशन रहता है। ऑप्शन 2, वे एक दूसरे की अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं, दे वायलेट वन अनदर एक्सेप्टेशंस, एक दूसरे से एक्सेप्टेशंस हैं तो उसकी वायलेट करते हैं। वे एक दूसरे को व्यक्तिगत स्थान को अस्वीकार करते हैं, यानी एक दूसरे को मानते नहीं, पिता बेटे को, बेटा पिता को। वे अच्छी तरह से समान हो जाते हैं क्योंकि वे संज्ञानात्मक विकास के स्तर में समान होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, यानी वे, अर्थात एक दूसरे की आशाओं पे खड़े नहीं उतरते। किशोरावस्था में बच्चे किससे प्रभावित होता है? पीयर ग्रुप से, मित्र मंडली से, और पेरेंट्स इसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो यानी कि इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? दे वायलेट वन अनदर एक्सेप्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 27, स्पेन इज एन इंजरी टू, मैं ऑप्शन क्या है? बोन, कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट और मसल। तो मैंने स्पेन और स्पेन की इंजरी पे एक वीडियो भी पहले अपलोड की, आपसे शेयर की, क्योंकि स्पेन और स्पेन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो स्पेन क्या है? जॉइंट इंजरी है, और जॉइंट पे क्या पाई जाती है? लिगामेंट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। और अगर स्ट्रेन होता तो किससे संबंधित था? मसल से। रेडियस, रेडियल एंड अल्ना बोन्स आर सिचुएटेड, 2 बोन होती है, रेडियल अल्ना और इसी तरह टीबिया फिबुला। तो हम रेडियल अल्ना कहाँ पाई जाती है? अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, बैक और दी। तो आप देखना पाई तो लिम्ब में जाती है, रेडियल अल्ना एक लिम्ब में और टीबिया फिबुला। तो रेडियल अल्ना कहाँ है? हमारे अपर लिम्ब में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। मेरुदंड का पार्श्व विचलन उपस्थित होता है। लेटरल डिविएशन ऑफ द स्पाइन इज प्रेजेंट, जो हमारी स्पाइन है उसका अगर
पासर भी लेटरल साइड में थोड़ा बहुत अगर कर्वेचर बढ़ता है तो वो बीमारी क्या कहलाती है, वो डिफॉर्मिटीज क्या कहलाती है, काइटोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस और नीलिंग। तो नीलिंग तो होगा ही नहीं क्योंकि घुटने से तो इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन तीनों में से क्या होगा, स्कोलियोसिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड। Question number 30. Absence of normal anterior posterior curve is called. ये anterior posterior curve किसका बात चल रही है, स्पाइन। यदि ये एबसेंट है तो क्या कहेंगे, साइकोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट बैक, ऑर्डोसिस। यदि ये कर्वेचर बढ़ रहा है तो लॉर्डोसिस हो जाता है, और ये कर्वेचर एबसेंट है उसमें उपस्थित नहीं तो क्या होगा, फ्लैट बैक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑप्शन थर्ड। प्रश्न, बालक के में आपराधिक प्रवृत्ति के विकसित होने का सबसे मुख्य कारण है, द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी इन चाइल्ड। बच्चे में जो क्रिमिनल टेंडेंसी है वो किस कारण से होती है, सबसे प्रमुख कारण तो बहुत उसके ऑप्शन क्या है, फैमिली, फ्रेंड सर्कल, सोशल इन्वायरमेंट और नॉलेज। तो देखें तो वास्तव में तीनों कारक हो सकते हैं, परंतु सबसे जो स्ट्रोंग है वो क्या है, फैमिली, परिवार। सबसे पहले क्रिमिनल टेंडेंसी यहीं से विकसित होती है। अगर परिवार का वातावरण खराब है तो बच्चे का गलत रास्ते पर जाने के बहुत बहुत अधिक चांस होते हैं, क्योंकि सर्वाधिक संपर्क में बच्चा किसके रहता है, फैमिली के। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फैमिली। इथाइल क्लोराइड इज यूज्ड इन एथलेटिक्स एज ए मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा ग्राउंड पे आप इथाइल क्लोराइड होता है उसमें जो स्प्रे मारते हैं धुआं सा लगता है, तो इथाइल क्लोराइड का प्रभाव अगर देखें तो क्या होगा, ठंडा प्रभाव होता है। इसमें ऑप्शन दिया है क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो क्या है, उसके अंतर्गत में तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं। थर्मोथेरेपी क्रायोथेरेपी में से एक समझना, अगर थर्मोथेरेपी आती है तो ये गर्म और ठंडी दोनों चिकित्साएं होती हैं, और ग्राउंड में क्या करना होता है, जो आइस है चाहे थाइक्रोइड है वो क्या करना होता है, ठंडी चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन वन, क्रायोथेरेपी। केबल तनाव परीक्षण का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। केबल टेंशन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर, किसको मापते हैं, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, बोथ और नन ऑफ दीज। तो एजिलिटी और स्ट्रेंथ में से किसी एक को नापता है, तो टेंशन है, केबल टेंशन है, उसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन दो यानी स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 34, द लंबर रीजन वर्टिब्रेट कंसिस्ट ऑफ। मैंने बताया था कि तीन रीजन होते हैं, चार रीजन होते हैं, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर, एंड देन उसके बाद में लास्ट की जो रीजन होता है। तो लंबर रीजन में यानी पेट वाले भाग में, उधर वाले भाग में कितनी वर्टिब्रेट पाई जाती है, तो द करेक्ट आंसर इज 5 वर्टिब्रेट, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 35, अरोमा थेरेपी मसाज, ये मसाज का एक प्रकार है। इनके ऑप्शन दिए, एसेंशियल ऑयल, सॉफ्ट जेंटल प्रेशर, बहुत पैदा। एसेंशियल ऑयल का मतलब होता है खुशबूदार, अरोमा का अर्थ ही होता है खुशबूदार, तो खुशबूदार तेल इस्तेमाल किए जाते हैं, और सॉफ्ट जेंटल प्रेशर भी उसमें डाला जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 इज सी, यानी इसेंशियल ऑयल और सॉफ्ट जेंटल प्रेशर डाला जाता है और थेरेपी मसाज के दौरान। व्यवहार का पिता किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, सर वाटसन, स्टैनले हॉल और सन स्टार्न, तीन साइंटिस्ट या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है वाटसन मॉडल। सर वाटसन ने जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जाना जाता है। स्टर्न ने क्या किया, स्टैनले हॉल, आगे वाले क्वेश्चन में आपके साथ में डिस्कशन किया जाएगा। Question number 37. Which measurement is recognized as the best measurement of a person cardiovascular fitness? Cardiovascular fitness नापनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेजरमेंट है, ऑप्शन दिया इन्होंने, बॉडी वेट, पल्स रेट, VO2 max और नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज VO2 max। क्वेश्चन नंबर 38, क्रायोथेरेपी मीन्स, मैंने पहले ही बताया है, इसमें ऑप्शन दिए कोल्ड थेरेपी, हीट एप्लीकेशन, इंफ्रारेड। तो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1, कोल्ड थेरेपी। बैक एंड लेग डायनामोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बैक एंड लेग डायनामोमीटर इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, बैक एंड लेग स्ट्रेंथ, बैक एंड लेग मूवमेंट, नन ऑफ दिस। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2, बैक एंड लेग स्ट्रेंथ।
क्वेश्चन नंबर 40, टोली वाली अवस्था किसे कहते हैं? व्हाट इज द टीम गैंग स्टेज इज कॉल्ड? चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस और इन्फेंसी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड, एडोलसेंस। टेनिस एल्बो कैन बी डेवलप्ड टू, टेनिस एल्बो किस किस को डेवलप हो सकती है? ओनली टेनिस प्लेयर, ओनली बैडमिंटन प्लेयर, और ओनली। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, टेनिस के नाम से तो लगता है कि टेनिस प्लेयर को डेवलप होती होंगी, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है बैडमिंटन प्लेयर भी। एक्चुअल में ये टेनिस और बैडमिंटन दोनों प्लेयर को हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड। द शोल्डर ब्लेड इज नोन एज स्टर्नम, स्कैपुला, रिब्स, नन ऑफ दिस। सो शोल्डर ब्लेड किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन टू, स्कैपुला। स्टर्नम क्या है? चेस्ट के बीच में पाई जाने वाली उसकी है। रिब्स क्या है? चेस्ट में पाई जाती है। स्कैपुला क्या है? पीछे की ओर कंधे की उसकी है, जिसे शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। क्वेश्चन 43, throwing muscles is deltoid muscles, pectoris major, or biceps minor. So the correct answer of this question is ऑप्शन टू, पेक्टोरस मेजर। लेकिन ये नहीं है कि डेल्टॉइड प्रॉब्लम तो इस्तेमाल नहीं होती। डेल्टॉइड के तीन भाग होते हैं। जो इंटीरियर डेल्टॉइड है वो पेक्टोरस मेजर के साथ में मिलकर के कंसंट्रेटिकली जो ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट है, यानी कि जो हमारी गुआ है, उस पर फोर्स लगाते हैं कंस्ट्रक्टिवली होकर। लेकिन पेक्टोरस मेजर मुख्य होती है, क्योंकि डेल्टॉइड का पूरी पूरी डेल्टॉइड पार्टिसिपेट नहीं करती, इसीलिए केवल पेक्टोरस मेजर को क्या कहा जाता है? थ्रोइंग मसल्स कहा जाता है। बल्कि इसके साथ साथ में अपर ट्रेपेजियस, शॉर्टेरियस इंटीरियर एंड लोअर ट्रेपेजियस भी वर्क करती है, परंतु थ्रोइंग मसल्स के रूप में। इसीलिए क्योंकि ये सब सहायक मांसपेशियां होती हैं, तो मुख्य मांसपेशी कौन सी है? पेक्टोरस मेजर। द मसल्स यूज्ड फॉर बेंडिंग हिप्स इज नोन एज क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर ए, क्वाड्रिसेप्स। लेकिन क्वाड्रिसेप्स क्या है? फोर मसल्स का ग्रुप है। आपको ध्यान रखना है, तीन फ्रंट साइड में होता है और एक रेक्टस फेमोरिस बैक में। अगर इसमें रेक्टस फेमोरिस आ जाता तो वो करेक्ट आंसर हमारा क्या होता? रेक्टस फेमोरिस। लेकिन रेक्टस फेमोरिस नहीं दिया तो क्वाड्रिसेप्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे अधिक गहन व जटिल समाजीकरण काल कौन सा है? इज द मोस्ट इंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन पीरियड? अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इन्फेंसी। तो इन्फेंसी तो उसे पता ही नहीं होता समाजीकरण क्या है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन टू, एडोलसेंस। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है? उस समय बच्चा रहता है। लेकिन एडोलसेंस क्या होता है कि वो पूरी उससे न परिवार से उसका सामने से बैठ पाता, न मित्रों से बैठ पाता, न स्कूल से बैठ पाता। स्कूल विचलन की सबसे फ्रजाइल अवस्था क्या होती है? एडोलसेंस होती है। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45 इज ऑप्शन टू। which is which of the following is the mechanism of a contusion? ब्रुसाई, ब्रुसाई का कौन सा मतलब चोट है? टेंडन इंजरी है, नर्व इंजरी, लिगामेंटरी इंजरी, या ब्लड वेसल? तो कंट्यूजन क्या है? नीला पड़ता है, आपने देखा होगा, नील पड़ना होता है। तो टेंडन की इंजरी तो नहीं है, नर्व की नहीं है, नर्व डीप होता है, प्रभाव पड़ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, ब्लड वेजल्स इंजरी, नीला पड़ना। उसके बाद में वो पहले लाल होता है, फिर नीला होता है, उसके बाद वो काला होते हुए ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, द रोइंग मसल। वो थ्रोइंग मसल की, रोइंग मसल की बात की तो डेल्टॉइड, पेक्टोरस मेजर, लैक्सिमस डॉर्सी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लैक्सिमस डॉर्सी। अब ये देखना है कि केवल लैक्सिमस डॉर्सी से रोइंग नहीं होती, और भी अन्य मसल है, परंतु प्रमुख मसल क्या है? लैक्सिमस डॉर्सी है। Along with latissimus dorsi, deltoid muscles, quadriceps and biceps also work in rowing. मीन्स लोअर बॉडी, क्वाड्रिसेप्स हुई जो थाई में पाए जाते हैं, ग्लैट्स ये भी ताकत लगाते हैं क्योंकि पैर आगे रखने होते हैं। अपर बॉडी की लैक्सिमस डोर्सा और डेल्टॉइड मसल्स ये दोनों काम करती है, और कोर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स भी काम करती हैं रोइंग में। परंतु इसका जो प्रमुख मसल्स है वो क्या है? लैक्सिमस डोर्सा है। क्वेश्चन नंबर 48, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आर क्लासिफाइड एज इंजरीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सॉफ्ट टिश्यू के अंतर्गत में कौन सी इंजरी आती है? तो हमें देखना है कि सॉफ्ट टिश्यू कौन सा है। बोन और टीथ, ये तो दोनों भी दोनों हार्ड टिश्यू है। मसल्स एंड बोन, लेकिन इसमें मसल सॉफ्ट है, बोन स्ट्रॉन्ग और हार्ड है। मसल्स एंड स्किन, ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है ऑप्शन, लेकिन इससे अगले वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। मसल्स, लिगामेंट, टेंडन एंड स्किन। तो इसमें टेंडन गलत आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन डी, टेंडन इज अ पार्ट ऑफ मसल।
तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंतर्गत में मसल्स, लिगामेंट, टेंडिन और स्किन की चोटें आती हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी ह्यूमन बॉडी? मोस्टली 4% रिक्टस फेमोरिस, सेलियस, नेस्टर एंड क्वाड्रिसेप्स। बहुत सी किताबों में क्वाड्रिसेप्स लिखा हुआ है, बट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेस्टर। अगर नेस्टर नहीं लिखा है तो आपको क्वाड्रिसेप्स जाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि क्वाड्रिसेप्स इज ग्रुप ऑफ मसल्स। यदि चारों मसल्स को अलग अलग कर दें तो वो उतनी पावर या फोर्स नहीं एक्सर्ट कर पाती जितनी मैस्टर कर पाती है। मैस्टर कहाँ पाई जाती है? मैंडिबल जॉ है। और आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बेस्ड ऑन इट वेट इज द मैस्टर, विद ऑल मसल्स ऑफ द जॉ वर्किंग टुगेदर इट कैन क्लोज द टीथ विद अ फोर्स एज ग्रेट एज 55 पाउंड यानी 25 किलोग्राम वेट। इतना फोर्स ये प्रोड्यूस करती है ऑन द इंसाइजर, और 200 पाउंड यानी 90 किलोग्राम नियरली ऑन मोलर पर। मोलर आपकी टीथ हैं। तो क्वाड्रिसेप्स इज hip flexor, knee extensor. It consists of 4 individual muscles, 3 vastus muscles and the rectus femoris. They form the main bulk of the thigh and collectively are one of the most powerful muscles. अगर इकट्ठी हैं तो क्या है? क्वाड्रिसेप्स ऑप्शन राइट है। और अगर मैस्टर उसमें दिया तो आपको राइट आंसर मैस्टर चुका है। अब मैस्टर नहीं है तो फिर उसके बाद क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स के बाद में सीरियस। क्वेश्चन नंबर 50। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग वर्क प्रेस्क्राइब्ड है। सबसे पहले शारीरिक जो प्रशिक्षण है उसका सिद्धांत किसने दिया? रूसो, प्लेटो, गैलन और एरिस्टोटल। करेक्ट आंसर है गैलन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। जिस भी बच्चों ने ज्वाइन किया, आगे से अनुरोध है कि जब भी आपको ज्वाइन करना तो जो आपका आईडी है उसको म्यूट कर लें, क्योंकि जैसे आपकी आवाज आ रही थी तो डिस्टर्ब हो रहा था। ये मेल आईडी है, कोई क्वेरीज हो, आपने अपना इवेल्युएशन किया होगा प्रश्नों के साथ साथ, और मैंने करेक्ट आंसर भी बता दिया। आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं जो फर्स्ट मॉडल पेपर है उसमें आपके कितने सही और कितने गलत हैं। ऐसे ही 9 मॉडल पेपर और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और लास्ट में फिर एक 125 क्वेश्चन का मॉडल पेपर शेयर करूंगा जिसमें सब सब्जेक्ट होंगे। और मुझे आशा है कि उसमें से अधिकांश प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे पीजीटी या पीजीटी के टेस्ट के। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे यूट्यूब पे, और अनुरोध है कि जो यूट्यूब चैनल पर जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो के नीचे ही कमेंट करें, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कुछ कमी भी हो सकती है। अगर कोई पर्सन गलत लगता है तो आप दिन में उसी को ओपन प्लेटफॉर्म पे उसका करेक्ट आंसर दूंगा कि ये करेक्ट है क्यों है। थैंक यू वेरी मच। तो जिन भी लोगों ने शेयर किया था, ज्वाइन किया, अंकुश अब बात कर सकते हो। अंकुश अब इसको एंड करते हैं, और 2 दिन बाद में फिर हम दूसरा मॉडल पेपर पे चर्चा करेंगे जो अन्य 4 विषयों को लेकर के मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।